मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपको एमए फाइनल पेपर 3 हिस्ट्री एंड फिलोसफी और ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बताऊंगी। अभी अपन पढ़ेंगे टॉपिक आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठिका, रोकोको शैली और नवशास्त्रीयतावाद। देखिए, जब जब भी कला के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए हैं, कोई भी नया प्रभाव आया है, वह प्रभाववाद या प्रयोगवाद में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। प्रभाववाद को अगर हम प्रयोगवाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कला के क्षेत्र में कुछ इसी तरह स्पष्ट रूप से विरोधी शक्तियों का सामना हमेशा प्रभाववादियों ने ही किया। इससे पहले भी कला के क्षेत्र में छोटे मोटे थोड़े बहुत प्रयोग हुए थे, लेकिन स्वयं अपने मनोभावों को प्रकट करना, सर्वप्रथम अपने विचारों को प्रकट करना, अपनी निजी पहचान बनाना, अपनी निजी कला को प्रकट करना, इनकी कला सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं थी, ना कोई इनकी कला कोई आय का माध्यम थी, वरन प्रभाववादी मानते थे कि हम जो भी कला करेंगे वे हमारी आत्मिक अनुभूति है, हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए होगी और हमारी आत्मिक अनुभूति को हम अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। इसीलिए ये आधुनिक कला कहलाई। आधुनिक कलाकार जो थे वो समाज से विमुख होकर, यानी उन्होंने समाज से कुछ बुराइयों का सामना भी किया, क्योंकि वो कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता लाना चाहते थे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रयोग, किसी भी क्षेत्र में नए प्रयोग होते हैं, चाहे वह कला का क्षेत्र हो या कोई भी शास्त्रीय क्षेत्र हो, कला का माध्यम हो, तो सबसे पहले उसको विरोध का सामना ही करना पड़ता है और लोगों को किसी भी नए प्रयोग या नई परिकल्पना को समझने के लिए बहुत सी समय की जरूरत पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन जो ये प्रभाववादी कलाकार थे, इनका प्रमुख ध्येय था कला के लिए कला। यानी अगर हम इस आधुनिक प्रभाववादी कला को समझने से पूर्व इसकी पूर्व पीठिका को जान लें तो हमारे लिए आधुनिक कला को समझना थोड़ा सरल हो जाएगा। 18वीं सदी के मध्य तक फ्रांस में किसी राष्ट्रीय महत्व की कला का निर्माण नहीं हुआ। कोई नई चित्रकारी के क्षेत्र में कोई नए चित्रकार नहीं हुए। चित्रकार जॉर्ज द लातुर ने ईसा के जीवन की घटनाओं को अपनी कलाकारी का माध्यम बनाया। इनके जीवन की घटनाओं में कृत्रिम छाया प्रकाश लगाया। पुंसी की कला पर रैफेल का स्पष्ट प्रभाव प्रकट हुआ। लेकिन फिर भी मानवाकृतियां बनी, प्राकृतिक दृश्य बने, लेकिन फिर भी इनके चित्रों में जो मानवाकृतियों का समावेश था वो पूर्णतः, इसको अपन मॉडर्न भी नहीं कह सकते थे, नवीन प्रयोग थे इनमें। उसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया। इस शैली पर समकालीन कला, जो को रोकोको शैली कहलाती थी, उसका बहुत प्रभाव था। अब अपन रोकोको शैली को थोड़ा समझेंगे कि रोकोको शैली क्या है। रोकोको शैली जो है, इसमें जिस तरह की सीप पर जिस तरह की रेखाओं का अंकन होता है, सीप में गतिशील रेखाएं होती हैं, सिमिट्री में रेखाएं होती हैं, बराबर रेखाएं होती हैं, इस तरह से रोकोको शैली में गतिशीलता का प्रभाव था, गतिशील रेखाओं का प्रभाव था, बारीक रेखाएं थी। रोकोको शैली दिखने में बहुत सुंदर थी, सुंदर कलाकृतियां बनी, गतिपूर्ण कलाकृतियां बनी। यानी कि हमारी दृष्टि एक कलाकृति पर, एक स्थान पर न रुककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरती हुई जाती थी। और वो ही रोकोको शैली
बहुत प्रसिद्ध हुई। रोकोको शैली की जो शब्द है फ्रेंच शब्द से रोकाई से हुई है इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ है सांप। सांप के ऊपर जिस प्रकार गतिमान वक्र रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार रोकोको शैली पे भी वक्र रेखाएं होती थी। और यही शैली उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। यानी कि किसी भी शास्त्रीय आधार को, किसी भी शास्त्रीय मापदंडों को तोड़ना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि आज के ज़माने में भी हम किसी नई चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसा उस ज़माने में भी था कि कोई नई शैली, नई चीज़ को वो लोग ग्रहण नहीं कर पाते थे। ऐसे समय में कला के क्षेत्र में नवीन शास्त्रीय आधार या नवीन मापदंड स्थापित करना कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी से नवशास्त्रीयतावाद का जन्म हुआ। रोकोको शैली में जनजीवन का यथार्थ चित्रण था। सब कुछ अच्छा था। नायक नायिकाओं के सदृश काल्पनिक स्वर्ग के समान वातावरण के बनाए गए चित्र थे। सब कुछ अच्छा था। लेकिन 18वीं शती के मध्य तक फ्रेंच की जो कला थी वो राज दरबार तक ही सीमित रही थी। नवशास्त्रीयतावाद में क्या था कि 18वीं शती के उत्तरार्ध में राज शासन पद्धति में बहुत उथल पुथल हुई, जन जागृति हुई। 15वें लुई के शासनकाल में ग्रीक मूर्तियों को बड़ा महत्व था। उत्खनन में बहुत सारी ग्रीक मूर्तियां निकली जो कि बहुत सुंदर थी। ग्रीक मूर्तियां अपने आप में बहुत सुंदर थी और जो इसका बनावट थी, मानवाकृति थी, मूर्तियों की आकृति थी, जो इसका प्रमाण था, प्रपोर्शन था, वो बहुत अच्छा था। कलाकारों ने धीरे धीरे ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति करनी शुरू की और जब ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति हुई तो निश्चय ही कलाकार और जो कला वर्ग था, जो दर्शक थे, वो बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे वो रोकोको शैली को भूलते चले गए और वो नवीन शास्त्रीय आधारों को, नवीन शास्त्रीय मापदंडों को स्थापित करने वाली नवशास्त्रीयतावाद की तरफ अग्रसर होते चले गए। नवशास्त्रीयतावाद के प्रथम चित्रकार थे जाक दावी, जिन्होंने कि नवशास्त्रीयतावाद को प्रारंभ किया। जाक दावी ने मिनर्वा कॉन्क्वेस्ट इनका प्रथम चित्र था। जाक दावी का जो प्रथम चित्र था मिनर्वा कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने रोकोको शैली में बनाया था। लेकिन धीरे धीरे वो नवशास्त्रीयतावाद यानी वो जो मूर्तियों की प्रतिकृति, ग्रीक कला के प्रति, ग्रीक कला को आदर्श मानकर वे उन मूर्तियों की प्रतिकृति करने लगे और उस तरफ वे आकर्षित हो गए। धीरे धीरे उनकी जो मूर्तियां, जो प्रतिकृति है, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगी और लोग रोकोको शैली को भूलते चले गए और नवशास्त्रीयतावाद का उदय होता चला गया। ये है कि चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद का उदय जाक दावी ने किया। इनका जन्म 1748 से में हुआ है और इनका कार्यकाल 1825 तक का रहा है। जाक दावी ने जो होशिया का प्रण चित्र बनाया था वो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। पहले इन्होंने मिनर्वा कॉन्क्वेस्ट चित्र बनाया जो कि रोकोको शैली का था, लेकिन होशिया का प्रण, ओथ ऑफ होशिया, ये इनका नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र था। इन्होंने इसमें आगे भी बहुत सारे चित्र बनाए जिसमें था कि होशिया का प्रण, ब्रूस्ट के पुत्र के निधन की खबर, ब्रूस्ट के पुत्र के निधन की खबर, साक्रेटिस की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार, इस तरह के जो चित्र थे वो इन्होंने बनाए। और नवशास्त्रीयतावाद में 1738 से 1755 के बीच जब पोम्पई में उत्खनन हुए, उस समय प्रतिष्ठित ग्रीक मूर्तिकला के लेख प्रकाशित हुए। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, रखने की इच्छा से फ्रांस कलाकार
लगातार नवीन प्रयास करते रहे। और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं दावी और चित्रकार अंग्रे, ये नवशास्त्रीयतावाद के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इसी तरह से आगे ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर, सॉक्रेटिस की मृत्यु, सेबेन्स पर बलात्कार, इस तरह के जो चित्र हैं वो नवशास्त्रीयतावाद के चित्र बने। लोग इनके चित्रों को देखने आते थे, चित्रों की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि मूर्तियां जो थी वो एक निश्चित प्रमाण के आधार पर बनी गई थी। लेकिन बहुत सुंदर मूर्तियां थी, उनमें जो कमी थी वो ये थी कि मूर्तियों में भावनाओं का अभाव था। बहुत सुंदर मूर्तियां थी वो, लेकिन उनमें भावनाओं का अभाव था। अगर वो मूर्ति रोती भी है या कोई परेशानी में मूर्ति है, तब भी लोग उसको देख के चले जाते थे। उनकी भावनाओं को वो उद्वेलित नहीं कर पाती थी। जो नवशास्त्रीयतावाद को जो ये खत्म हुआ धीरे धीरे, उसका प्रमुख कारण था कि मूर्तियों में भावनाओं का अभाव था। अगर मूर्तियों में भावनाएं होती कि मूर्ति को देख के लोगों का मन, अगर मूर्ति रोती भी है लोग रोने लगते, उसको देख के हंसती भी है लोग उसको देख के हंसते, लेकिन उसमें भावनाएं नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि मूर्तियों की प्रतिकृति है। ये नवशास्त्रीयतावाद में जो कमी थी, इस कारण धीरे धीरे नवशास्त्रीयतावाद लुप्त होता चला गया और इसकी जगह रोमांसवाद आया, क्योंकि रोमांसवाद था वो भावनाओं पर आधारित चित्रकारी उन्होंने की। इस तरह से मैं आपको ये बता रही थी कि नवशास्त्रीयतावादियों ने अपनी कला को दाविद के पश्चात ग्वेन ने जीवित रखा। चित्रकार ग्रो भी दाविद के शिष्य थे, उन्होंने भी कुछ समय तक इसका अनुसरण किया। उन्होंने रूबेन्स के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे चित्र भी बनाए जो नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत नहीं आते थे। और ग्रो की आयु जो थी तब तक उन्होंने उस चित्र को बनाया, लेकिन वो नवशास्त्रीयतावाद को जीवित नहीं रख पाए, क्योंकि नवशास्त्रीयवादी चित्रकारों ने रेनॉय, जेरोर, एंग्रे प्रमुख थे, जिनमें एंग्रे ही सबसे ज्यादा विख्यात हुए। कुछ समय तक इन्होंने नवशास्त्रीयतावादी चित्र बनाए। इसी तरह से नवशास्त्रीयतावाद धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और इसकी जगह रोमांसवाद ने ले ली, जो कि भावनाओं पर आधारित कला थी। नवशास्त्रीयतावाद सिर्फ मूर्तियों की प्रतिकृति थी, मूर्तियां सुंदर थी, प्रमाणित आधार पर बनाई गई थी, मूर्तियों में दिखने में सुंदर थी, भावनाएं उसमें व्यक्त होती थी, लेकिन वो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाती थी, लोगों की भावनाओं को नहीं झकझोर पाती थी। इसलिए लोगों को उन कलाकृतियों से मन से जुड़ने में असुविधा महसूस हुई, जिसके कारणवश धीरे 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 नवशास्त्रीयतावाद समाप्त होता चला गया। और मैंने आपको बताया है कि दावी ने जो अपना प्रथम चित्र बनाया है, मिनर्वा कॉन्क्वेस्ट, जो कि नवशास्त्रीयतावाद, मिनर्वा कॉन्क्वेस्ट रोकोको शैली से प्रभावित चित्र है, लेकिन और जो इनका होशिया का प्रण जो चित्र है, ओथ ऑफ होशिया, वो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे हम कल रोमांसवाद का, कि रोमांसवादी चित्र क्या हैं। नवशास्त्रीयतावाद के चित्रकार दावी हैं, एंग्रे ने कुछ समय इनकी कला को जीवित रखा, चित्रकार ग्वेन ने भी कुछ समय इनका अनुसरण किया, लेकिन अधिक समय तक नवशास्त्रीयतावाद को यह जीवित नहीं रख पाए। फलस्वरूप नवशास्त्रीयतावाद धीरे धीरे खत्म होता चला गया तथा इसकी स्थान पर रोमांसवाद ने अपनी जगह बनाई। आज चित्रकला के क्षेत्र में नवशास्त्रीयतावाद के साथ साथ आधुनिक कला के क्षेत्र में रोमांसवाद को भी विशेष महत्व दिया जाता है।